बाहुबलियों का बाहुबली दाऊद भी था जिसका चेला, जिसका जेल में लगता है दरबार, हाजिरी लगाते हैं बड़े बड़े नामचीन। नाम है सुभाष ठाकुर और बाबा। जराइम की दुनिया का वो बाप जिसका नाम लेकर माफिया चलाते हैं अपनी दुकान। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को अगर माफियाओं की जन्मस्थली कह दिया जाए तो शायद गलत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के जितने भी माफियाओं का नाम आपने सुना होगा, सबका कनेक्शन पूर्वांचल से मिलता है। सियासत हो या बाहुबल, पूर्वांचल का दबदबा यूपी में देखने को मिला है। आज हम आपको उस डॉन की कहानी बताने जा रहे हैं, दाऊद इब्राहिम भी जिसका चेला रह चुका है। पूर्वांचल के तमाम माफियाओं का आपने नाम सुना होगा, लेकिन जब बात सबसे बड़े डॉन की आती है तो जहन में नाम आता है सुभाष ठाकुर और बाबा का। साल 2000 में मुंबई को दहलाने के एक मामले में फिलहाल बाबा जेल में बंद हैं और उम्र कैद की सजा काट रहा है। बाबा पर इस वक्त करीब 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव से। जेल में लगता है जनता दरबार। उत्तर प्रदेश में पिछले साल विधानसभा चुनाव का मौका था। अचानक यूपी की वाराणसी जेल में कैदियों से मुलाकात और उनसे मिलने वालों की आमद अचानक बढ़ गई। बंदियों से मुलाकात करने वाले लोग कोई साधारण इंसान नहीं थे। राजनीतिक दलों से जुड़े बड़े नेता और प्रभावशाली लोग अचानक फलों और मिठाइयों के टोकरे लेकर जिस शख्स के मिलने के लिए जेल पहुंच रहे थे वो कोई साधारण इंसान नहीं था। 6.5 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई और विशालकाय शरीर वाले उस अधेड़ कैदी के सिर के घने बाल पक कर वो पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। चेहरे पर बड़ी लंबी सफेद दाढ़ी और मूंछ उसके व्यक्तित्व को और भी ज्यादा संजीदा बना रही थी। उसके लंबे घने बालों को संवारने के लिए बांधा गया लंबा पटकेनुमा रुमाल उसे रुआबदार बना रहा था। सफेद कपड़े पहने वो रुआबदार कैदी जैसे हाथों की उंगलियों में महंगी सिगरेट दबाए उस खास बड़ी सी बैरक में आता है और वहां पहले से इंतजार में बैठे मुलाकाती और दूसरे कैदी सम्मान में खड़े हो जाते हैं। इनमें से कुछ तो इस तरह उसके पैरों में झुककर सजदा करते हैं मानो उनके लिए वो भगवान हो। आरामदायक सोफे नुमा कुर्सी पर बैठने के बाद वो करिश्माई शख्स सुनवाई शुरू कर देता है। 1-2 घंटे तक ये दरबार चलता है। उस दौरान जेल के अधिकारी और कर्मचारी भी बीच में आते रहते हैं। आगंतुकों के आने जाने का सिलसिला लगातार चलता रहता है। खाने पीने के लिए फल, ड्राई फ्रूट, चाय, कॉफी जैसी चीजें आती रहती हैं। 1-2 घंटे के बाद ये दरबार खत्म हो जाता है। वैसे तो बाबा ठाकुर जेल में कैदी की हैसियत से रहता है, लेकिन उसकी शख्सियत और रसूख ऐसा है मानो वो जेल का राजा हो। हर फरियादी की समस्या का होता है समाधान। दिलचस्प बात यह है कि लोगों की फरियाद यहां सुनी ही नहीं जाती, बल्कि उसका निदान भी तुरंत कर दिया जाता है। मामला चाहे दिल्ली का हो, यूपी का हो या फिर माया नगरी मुंबई का हो, बाबा ठाकुर के एक इशारे पर लोगों के काम हो जाते हैं। हो भी क्यों ना, इस देश में आज जितने भी डॉन, गैंगस्टर और माफिया हैं, बाबा ठाकुर एक तरह से उन सब का महागुरु है। देश का सबसे बड़ा माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम वो भी बाबा ठाकुर का ही शागिर्द रहा है। यूपी के सबसे बड़े डॉन बाहुबली मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक सुभाष ठाकुर से अदावत नहीं लेना चाहते। अब राजनीति का लबादा ओढ़ चुके यूपी के ब्रजेश सिंह भी कभी इसी बाबा ठाकुर की शागिर्दगी में काम करके यूपी का सबसे बड़ा डॉन बना था। इस दरबार में हर काम की फीस ली जाती है, हर काम की एक कीमत तय है, लेकिन काम की गारंटी मिलती है कीमत देने के बाद आपका काम होना 100% की उसकी आपको गारंटी मिल जाती है। बाबा ठाकुर की पूर्वांचल की कई सीटों पर सीधा प्रभाव बताया जाता है, इसलिए यहाँ से लड़ने वाला हर छोटा बड़ा नेता पहले बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए जेल में हाजिरी लगाता है। विधानसभा चुनाव के दौरान शिवपाल सिंह यादव
बाबा से मुलाकात करने के लिए जेल पहुंचे थे। इस दौरे की खूब चर्चा भी हुई थी। सुभाष सिंह ठाकुर कैसे बना डॉन? सुभाष सिंह ठाकुर और बाबा इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बना? बड़े बड़े भाई लोग उससे खौफ क्यों खाते हैं? इसकी कहानी एकदम फिल्मी है। 70 से 80 के दशक की बीच की बात है, जब वाराणसी के फूलपुर मंगारी गांव का रहने वाला 17 साल का एक नौजवान सुभाष ठाकुर काम की तलाश में छोटे से गांव से निकलकर सपनों की नगरी मुंबई जा पहुंचा। एक साधारण किसान परिवार का लड़का सुभाष 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ सका क्योंकि परिवार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन सुभाष के सपने काफी बड़े थे। बचपन से ही वो बॉलीवुड की हिंदी फिल्में देखकर, उनमें गुंडों के सरदारों के किरदार देखकर उनके जैसा रौबदार इंसान बनने का ख्वाब देखा करता था। 70 से 80 के दशक का ये वो दौर था जब मुंबई में पूर्वांचल में रहने वाले बेरोजगार नौजवान तेजी से काम की तलाश में मुंबई जा रहे थे। इनमें कोई टैक्सी चलाने का काम करने लगा, कोई ढाबे पर काम करने लगा, तो कुछ लोगों ने पाव भाजी बेचनी शुरू कर दी। कई लोगों ने अलग अलग तरीके के काम शुरू कर दिए। सुभाष ठाकुर भी उन्हीं में से एक था। सुभाष भी काम की तलाश में मुंबई पहुंचा था और उसने भी कोई छोटा मोटा काम मुंबई में शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसे काफी धक्के खाने पड़े, काम नहीं मिल पाया जैसा मन पसंद था। उसने देखा कि मुंबई में लोकल मराठी गुंडे और दक्षिण भारतीय गुंडों के कुछ छोटे छोटे गुट हैं जो काम दाम तो करते नहीं बल्कि अपनी दबंगई के बल पर दुकानदारों, छोटे मोटे कारोबारियों और टैक्सी वालों से हफ्ता वसूली करके ऐसे अपनी जिंदगी काटते थे। कुछ महीनों में जी तोड़ मेहनत से कई काम करने के बाद सुभाष को लगने लगा कि इस तरह से काम से वो अपना पेट तो भर सकता है लेकिन अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएगा, जिसे लेकर वो माया नगरी में पहुंचा था। संयोग से उन्हीं दिनों एक ऐसा वाकया हो गया जिसने सुभाष की जिंदगी को बदल कर रख दिया। विरार इलाके में पाव भाजी का ठेला लगाने वाले उसके एक दोस्त से हफ्ता वसूली को लेकर मराठी गुंडों का झगड़ा हो गया। सुभाष कद काठी और ताकत में ऐसा था किसी को भी पहली नजर में डरा सकता था। सुभाष ने उस दिन पहली बार उन मराठी गुंडों की जमकर धुलाई की। अंजाम ये हुआ कि लोकल मराठी लड़कों ने पुलिस से अपनी सेटिंग के बूते सुभाष को ऊपर रिपोर्ट दर्ज करवा दी और उसे जेल भिजवा दिया। जेल में सुभाष की जमकर पिटाई की गई और जेल से निकलने के बाद सुभाष की जिंदगी बदल गई। सुभाष ने भांप लिया मुंबई का तापमान। सुभाष कुछ ही महीनों में माया नगरी की हवा को भाप चुका था। वो समझ चुका था अगर यहाँ रहना है तो दबा कर रहना होगा, दब कर तो लोग जीने नहीं देंगे। मुंबई में पूर्वांचल के ढेरों लोग रहते थे जिनके दम पर बाबा उनका माई बाप बन गया। उन लड़कों को चुना जो दिलेर थे और सपने बड़े पाल कर बैठे थे। सुभाष ने अपने सपनों को तो पंख लगाए ही, साथ ही अपने गैंग को भी एक मजबूत गैंग बना दिया। मराठी गैंग को वो धूल चटा चुका था। 1-1.5 साल के भीतर ही सुभाष मुंबई का ठाकुर जी बन चुका था। ठेके वसूली, प्रोटेक्शन मनी, ये सब काम वो करने लगा था। महंगी गाड़ियों में अब सुभाष ठाकुर घूमने लगा था। बिल्डरों से मोटी रकम वसूलने लगा था और बदले में उन्हें सुरक्षा देने लगा था। देखते ही देखते 80 का दशक पूरा होते होते पूरी मुंबई का बाप बन बैठा था सुभाष ठाकुर। सुभाष ठाकुर का रुतबा इतना बढ़ चुका था कि मुंबई के डॉन हाजी मस्तान, वरदराज और करीम लाला भी प्रभावित हुए बिना सुभाष ठाकुर से नहीं रह पाए। ये वो दौर था जब मुंबई में दो नाम अपराध की दुनिया में तेजी के साथ उभर रहे थे और वो दोनों बड़ा गैंगस्टर बनने के लिए झटपटा रहे थे। इनमें से एक नाम था दाऊद इब्राहिम कासकर और दूसरा नाम था सदाशिव निखलजे यानी छोटा राजन। इस वक्त तक दोनों ही छोटे मोटे अपराध किया करते थे, लेकिन वो जल्द ही समझ गए कि अगर नाम बड़ा करना है तो सुभाष को माई बाप बनाना जरूरी है। लिहाजा दोनों ने ठाकुर का दामन थाम लिया। दाऊद ने बनाया सुभाष को गुरु। वैसे तो दाऊद का काम सोने की स्मगलिंग और बाकी चीजों की स्मगलिंग करना था, लेकिन ठाकुर के साथ आने से उसने हत्या, किडनैपिंग, वसूली के गुर भी सीख लिए थे और इन गुरों को सीखने के बाद वो बन गया मुंबई का डॉन।
90 का दशक आते आते वो सुभाष ठाकुर से मिली ताकत की बदौलत दाऊद इब्राहिम इतना ताकतवर हो गया कि उसके खाते में इतने बड़े बड़े गुनाह दर्ज हो गए कि एनकाउंटर के डर से उसे मुंबई छोड़कर दुबई भागना पड़ा। लेकिन तब तक मुंबई में उसने अपराध का साम्राज्य इतना विकसित कर लिया था कि यहाँ का धंधा देखने के लिए उसने छोटा राजन को मुंबई की कमान सौंप दी। छोटा राजन और दाऊद भले ही बड़े डॉन बन चुके थे, लेकिन सुभाष ठाकुर उनके लिए अब भी बड़े भाई जैसा ही था। लेकिन 90 के दशक में एक और नाम था जो जुर्म की दुनिया का बाप बनने की कोशिश कर रहा था, और वो नाम था अरुण गवली। ये नाम इसलिए भी ज्यादा चर्चा में था क्योंकि गवली हिंदू गिरोह चलाता था और दाऊद के गिरोह में मुस्लिमों और पठानों की भरमार थी, इसलिए दोनों गिरोह अक्सर टकराते रहते थे। ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच दाऊद दुबई चला गया और ये टकराहट दुश्मनी में बदल गई। गवली को लगा जैसे अब वो मुंबई पर कब्जा कर सकता है, लेकिन छोटा राजन ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। इसी बीच दाऊद गिरोह ने अरुण गवली के भाई पापा गवली की हत्या कर दी। आरोप लगा कि गवली के भाई को दाऊद ने मरवाया है। बस फिर क्या था, अरुण गवली ने अपने भाई पापा गवली की हत्या का बदला लेने के लिए दाऊद की कमर तोड़ने की कसम खा ली। उसने अपने 4-5 शूटरों को इस काम पर लगा दिया जिन्हें टारगेट दिया गया था दाऊद के बहनोई इब्राहिम पारकर को खत्म करने का। और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब गवली गैंग को मौका मिल गया और उसने दाऊद के बहनोई को बीच सड़क पर ठोक दिया। इस हत्या ने दाऊद को अंदर तक तोड़ दिया था, क्योंकि उसकी जिस बहन के पति को मारा गया था वो बहन दाऊद की सबसे करीबी थी। उसका नाम था हसीना। इस कांड में गवली के 5 शूटर शामिल थे। दाऊद के भीतर बदले की आग धधक रही थी। इसी बीच एक शूटर गिरफ्तार कर लिया गया और 2 को जनता ने पीट पीट कर अस्पताल पहुंचा दिया। दोनों के साथ मारपीट इतनी हुई थी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। पुलिस दोनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया पुलिस ने, और पुलिस के पहरे में ही वो दोनों लोग रहने लगे। दाऊद को इस बात का पता चला तो उसने सोच लिया कि यही मौका है। काम छोटा राजन को सौंपा गया। काम मुश्किल था क्योंकि दोनों पुलिस की कस्टडी में थे और उससे पहले कभी पुलिस के साथ गैंगवार या पुलिस की कस्टडी में किसी गैंगस्टर के साथ गैंगवार जैसी कोई घटना मुंबई में नहीं हुई थी। अपराध पनप रहा था, लेकिन पुलिस के साथ मुकाबला आज तक नहीं हुआ था। लेकिन ये काम नामुमकिन नहीं था, क्योंकि छोटा राजन जानता था कि जब तक भाई सुभाष ठाकुर का हाथ सर पर है, कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। राजन ने ठाकुर से बात की और ठाकुर तैयार हो गया। दोनों दाऊद की बहन का बदला लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। लेकिन यहाँ एक पेच फंस गया कि गवली के संबंध भी ठाकुर के साथ अच्छे थे, लेकिन जीत छोटा राजन की हुई, क्योंकि ठाकुर ने राजन को वादा कर लिया था। यह उन दिनों की बात है जब यूपी का रहने वाला ब्रजेश सिंह हत्या की कुछ वारदातों को अंजाम देने के बाद पुलिस के डर से मुंबई भाग गया था और सुभाष ठाकुर की शरण में रहकर छोटे मोटे अपराध कर रहा था। सुभाष ठाकुर ने लिखी गवली के गुर्गों की पटकथा। छोटा राजन की गुजारिश पर सुभाष ठाकुर ने गवली के दोनों शूटरों को अस्पताल में खत्म करने की जो प्लान तैयार किया था वो एकदम फिल्मी था। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद के इशारे पर गवली गिरोह के शूटरों की पुलिस हिरासत में की गई हत्या अंडरवर्ल्ड की पहली गैंगवार थी, जिसके बाद मुंबई की सड़कों पर गिरोहबाजी का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ था कि जिस दौरान मुंबई की सड़कें खून से लाल हो गई थी। इस बदले की जंग में सुभाष ठाकुर के साथ ब्रजेश सिंह भी शामिल थे। गवली के दोनों शूटरों को मौत के घाट उतारने के बाद सुभाष ठाकुर पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया। इसके बाद साल 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों के बाद ठाकुर ने अपना रास्ता बदल लिया, क्योंकि इस घटना में दाऊद का नाम शामिल था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। डी गैंग से अलग होना मौत को दावत देने जाता था, क्योंकि दाऊद अब इतना ताकतवर हो चुका था कि वो अपने गुरु को एक झटके में खत्म कर सकता था। हालांकि यही वो दौर था जब छोटा राजन भी दाऊद से अलग हो चुका था, लेकिन ठाकुर और राजन का साथ अब भी बना हुआ था। दाऊद ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि दोनों ने उसके बदले को पूरा किया था, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए थे, और इसी मामले में ठाकुर आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। ठाकुर को डी गैंग से किस कदर खतरा हो चुका था, आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि ठाकुर ने
कोर्ट में याचिका दाखिल कर खुद के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और सुरक्षा की मांग की थी। मुंबई में साथ रहने वाले ब्रजेश सिंह को भी ठाकुर ने ही सियासत का करने का मौका दिया, सियासत में उसका सहारा बना, क्योंकि दोनों मिलकर काम करते थे। बाहुबली मुख्तार और शूटआउट में मारे गए अतीक तक में सुभाष ठाकुर का सामना करने की हिम्मत नहीं थी और ना आज है। ऐसा बताया ऐसा भी जाता है कि मुन्ना बजरंगी को भी ठाकुर का ही आशीर्वाद मिला था। हालांकि ये नाम कम ही सुनने को मिलता है, जैसे मुख्तार और अतीक का नाम सुना जाता है, ब्रजेश सिंह का नाम सुना जाता है, मुन्ना बजरंगी का नाम सुना जाता है, लेकिन असल में जो नाम है वो है सुभाष ठाकुर का, जिसका साम्राज्य आज भी माया नगरी से लेकर यूपी तक में चलता है। नेता जिसके सामने हाजिरी लगाते हैं इस सबसे बड़े और दाऊद के भी गुरु सुभाष ठाकुर की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।